नमस्कार, सुप्रभात। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं धर्मेंद्र आप सब लोगों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे वो हायर लेवल पर यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी लेवल का एग्जाम हो या कोई अन्य दूसरे प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, उनमें चट्टान टॉपिक से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हम पृथ्वी के सतह पर यानी धरातल पर जहां रहते हैं उनका निर्माण चट्टानों से ही तो हुआ है। स्वाभाविक है। चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी चट्टानें हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, इन सब के बारे में आपको अपने स्कूली या कॉलेज स्तरीय पाठ्यक्रमों में पढ़ने का अवसर मिला होगा। आज हम लोग इसको प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ लेंगे ताकि कोई भी परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो आपका वो कोई भी प्रश्न न छूट पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े सरल शब्दों में कि चट्टान होती क्या है, चट्टान किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चट्टान विभिन्न खनिज पदार्थों का समुच्चय है, चट्टान विभिन्न खनिज पदार्थों का संग्रह है जो पृथ्वी के ऊपरी सतहों का निर्माण करते हैं। मैंने क्या बताया कि चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का संग्रह है, समुच्चय है। दरअसल पृथ्वी के सतह पर पाई जाने वाली कई महत्वपूर्ण तत्व, जैसे आप देखेंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, इसके बाद पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जितने प्रकार के तत्व हैं इनके ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स और कार्बोनेट, यानी ये पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के तत्व हुए, एलिमेंट्स हुए, इनके ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स और कार्बोनेट्स ये आपस में मिलकर ही चट्टानों का निर्माण करते हैं। चूंकि मैंने पहली पंक्ति क्या समझाया आपको कि चट्टान विभिन्न खनिज पदार्थों का संग्रह या समुच्चय है। तो कौन कौन से खनिज पदार्थ? तो आमतौर पर प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चट्टानों के निर्माण में कुल कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, या चट्टानों के निर्माण में कुल कितने तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया है, एनसीईआरटी की पुस्तक हो या स्कूली स्तर पर पढ़ाई जाने वाली जो अन्य पुस्तकें हैं, उन सब में लिखा हुआ है कि ये 8 ऐसे तत्व हैं जिनके मिलकर के चट्टानों का निर्माण होता है। तो वो आपको परीक्षा के लिए याद रखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे पहले देख लीजिएगा कि ये जो 8 तत्व हैं, इन 8 तत्वों के ऑक्साइड्स हैं, सिलिकेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, इनको मिलाकर ही या इनसे मिलकर ही आप देखिएगा खनिजों का निर्माण होता है, और इन्हीं खनिजों का समुच्चय होता है क्या? चट्टान। स्पष्ट हो गया ना? मैंने क्या बताया आपसे? मैंने आपसे बस इतना ही साझा किया कि
पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों के समुच्चय को या फिर संग्रह को चट्टान कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब प्रश्न ये उठता है कि वो खनिज कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे, आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले जो 8 प्रकार के तत्व हैं, कौन कौन भाई? ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, ये चारों बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं, है ना? और मुख्य रूप से चट्टानों का निर्माण इन्हीं से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके अलावा अगर हम देखें तो कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम और मैग्नीशियम, तो ये कुल मिलाकर के देखिएगा 8 तत्व हो गए, जो है ना पैनल पर आपके सामने है। तो मुख्य रूप से देखिएगा तो इसमें ये 8 प्रकार के जो तत्व हैं, इनके ही यानी ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, ये जो 8 प्रकार के तत्व हैं, है ना, इन्हीं तत्वों के ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स और कार्बोनेट, है ना, को मिलाकर या से मिलकर विभिन्न खनिजों का निर्माण होता है। और याद रखिएगा, इन्हीं खनिजों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गया होगा कि चट्टान किसको कहते हैं। और अब देखिएगा, ये जो चट्टान है, इसी से पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी धरातल के ऊपरी सतह का निर्माण होता है, जिस पर हम निवास कर रहे हैं। अब है कि बनावट और संरचना के आधार पर भूगर्भ शास्त्रियों ने पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाली जितनी भी चट्टानें हैं, उनको उन्होंने 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है। और ये तीनों अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें हैं, ये इनकी निर्माण प्रक्रिया अलग है, इनकी प्रकृति अलग है, और इसी को आधार मान करके भूगर्भ शास्त्रियों ने इनको 3 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया है। तो अगर देखें
तो बनावट के आधार पर, है ना, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर चट्टानों को, चट्टानों को तीन श्रेणियों में, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत किया है। तो ये तीनों कौन कौन है भाई? ये आप में से अधिकांश लोग को पता होगा, ये मेरा विश्वास है। और ये जो तीनों श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं भाई? तो ध्यान से देखिएगा, ये तीनों श्रेणियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये नाम आता है आग्नेय चट्टान का। यानी इग्नियस रॉक। दूसरा नाम आता है अवसादी चट्टान का, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और अंतिम है रूपांतरित, या इसी को कहते हैं कायांतरित चट्टान, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो बनावट के आधार पर चट्टानों को भूगर्भ शास्त्रियों ने तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ये अलग अलग जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले नाम आता है आग्नेय चट्टान का, जिसको इग्नियस रॉक कहते हैं। और याद रखिएगा, ये प्रश्न हालांकि अब बड़े सतही किस्म के प्रश्न हैं। शुरुआती दिनों में पीसीएस में भी पूछा जाता था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है, या प्राइमरी रॉक, प्राथमिक चट्टान किसको कहा जाता है ना? तो याद रखेंगे कि ये प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक, है ना, ये प्राइमरी रॉक कहलाता है। कौन? आग्नेय चट्टान। क्योंकि पृथ्वी पर भूगर्भ शास्त्रियों ने अपने शोध और अध्ययन के दौरान पाया कि पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा है, चूंकि हम सब जानते हैं, हमने पिछली कक्षा में जब पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में आपको बताया था, तब बताया था कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है, जिसको हम भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं, आपको याद आ रहा होगा, उसके नीचे प्रवार यानी मेंटल का स्तर था, और सबसे नीचे क्रोड यानी कोर का हिस्सा था। और मैंने बताया था आपको कि 80 से लेके, है ना, खास करके जो पृथ्वी का मध्य भाग है जिसको आप मेंटल कहते हैं, उसमें 80 से लेके 200 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी जो है वो सेमी लिक्विड स्टेज में है, अर्ध द्रवित अवस्था में है। और मैंने बताया भी था, इसका बड़ा कारण है कि वहां पर चट्टानें एक दूसरे के साथ घर्षण कर रही है। इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर से अगर देखा जाए तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, पृथ्वी के अलग अलग परतों का भार यानी जो द्रव्यमान है वो भी बढ़ता चला जाता है।
उसके अलावा जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, तापमान में क्रमिक रूप से वृद्धि देखने को मिलता है। तो इन सब कारणों का जो मिला-जुला स्वरूप है, इस कारण से जो मेंटल का वो हिस्सा है, 80 से लेके 200 किलोमीटर के बीच का हिस्सा, वो क्या है? अर्धद्रवित अवस्था में है, सेमी मेल्टिंग स्टेज में है। और यही कारण है कि वहां पर जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, वो अत्यधिक ताप और दाब पा करके पिघली हुई अवस्था में है। जैसे आपने देखा होगा, सड़क बनाने के लिए कोलतार का, अलकतरे का उपयोग किया जाता है ना, अलकतरे को है ना गर्म किया जाता है, उसमें आप देखिएगा गिट्टियां मिला दी जाती हैं और फिर इसको सड़कों पर बिछा करके ऊपर भारी रोलर से रोल कर दिया जाता है। तो जो पिघला हुआ अलकतरा है, वो दिमाग में रखिएगा, ठीक पृथ्वी के नीचे जो पिघला हुआ अलकतरा है, वो अत्यधिक ताप और दाब पाकर क्या होता है, एक तो जब वो काफी गर्म हो जाता है, उसका घनत्व तो कम होने लगता है और हल्का होकर के वो ऊपर उठने लगता है। और आप देखिएगा पृथ्वी के नीचे तो चट्टानों की भरमार है, लेकिन उन चट्टानों में जहां भी थोड़ी दरार है, वो मैग्मा उन दरारों के बीच से होता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। और पृथ्वी का जहां पृथ्वी की परत कमजोर है, वहां से वो भेदता हुआ बाहर निकल जाता है, जिसको हम ज्वालामुखीय उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में समूचा का समूचा मैग्मा ज्वालामुखीय अभिक्रिया के दौरान पृथ्वी के बाहर नहीं आता, बल्कि इसमें जो पृथ्वी के नीचे से मैग्मा ऊपर उठ रहा है, उसका बहुत सारा हिस्सा पृथ्वी के नीचे ही चट्टानों की दरारों के बीच समाहित होकर के सूख करके कठोर हो जाता है और कुछ हिस्सा ज्वालामुखी उद्गार के रूप में पृथ्वी के बाहर आ जाता है। ध्यान रखिएगा, वो ऐसा मैग्मा जो पृथ्वी के नीचे ही सूख कर जम गया हो, तो उससे भी तो आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा है। तब उसको कहते हैं हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन जो मैग्मा पृथ्वी की सतह को भेदते हुए बाहर निकल जाता है, वो लावा कहलाता है। और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है, वो भी सूख करके जम जाता है और कठोर रूप धारण कर लेता है। तब वो कहलाता है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टान जो है, वो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टान है। इसका निर्माण कैसे होता है, मैंने आपको बताया। दूसरा है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। नाम से ही लग रहा है कि सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से, अवसादों और तलछटों के जमाव से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें हैं, चाहे वो आग्नेय चट्टान के रूप में हो, चाहे अवसादी चट्टान के रूप में हो, चाहे रूपांतरित चट्टान के रूप में हो, पवन के द्वारा घर्षण के कारण ये सभी प्रकार की चट्टानें बारीक टुकड़ों में घर्षण के कारण घिसती। कई चट्टानें वर्षा के जल पाकर के रासायनिक अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे भड़कने लगती है, यानी टूटने लगती है। कुछ चट्टानें जल के निरंतर घर्षण से
या जल में जो कंकड़ पत्थर होंगे उनके घर्षण से चट्टानें बारीक टुकड़ों में टूटती हैं। जैसे सिलिका हुआ, चूना हो गया, मिट्टियां हो गई। ये सब आपस में चिपक करके, आपस में जुड़ करके धीरे धीरे कठोर संरचना का निर्माण करती है। तो ऐसे चट्टानों को हम कहते हैं अवसादी चट्टान। यानी मेरी बात को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, पवन के द्वारा पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले चट्टानों को लगातार घर्षण किया जाने के कारण वो चट्टानें बारीक टुकड़ों में टूटती हैं। वर्षा के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने के कारण वो चट्टानें भड़क करके टूटती हैं। कुछ जल के बहाव के कारण घर्षण से टूटती हैं। और ये सब कणें आप देखिएगा वर्षा के जल के द्वारा बहा करके किसी स्थान पर ले जाई जाती है और वहीं पर ये आपस में चिपक करके आपस में एक दूसरे के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके, है ना, ये आपस में क्या हो जाते हैं, संगठित होकर के धीरे धीरे सूख करके कठोर हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे वर्षा के दिनों में जब बारिश का पानी धरातल पर पड़ता है तो वो धीरे धीरे आसपास के इलाकों से बहते हुए आसपास की मिट्टियों को, गादों को, अवसादों को काटते हुए वो नदी में ला करके मिला देती है। और नदियां इन अवसादों को, इन गादों को अपने साथ बहा करके ले जाती हैं। जो भारी गाद होता है उसको तो बीच रास्ते में छोड़ देती हैं, लेकिन जो बारीक गाद और मिट्टियां होती हैं, अवसाद होती हैं, उनको अपने साथ बहा करके ले जाती है और अपने डेल्टाई क्षेत्र में, यानी जहां पर ये नदियां समुद्रों में जाकर के समाहित हो जाती है, उस मुहाने पर जाकर के उस मिट्टियों को क्या है, बिछा देती है। धीरे धीरे, ये एक दो साल की प्रक्रिया नहीं है, सैकड़ों, हजारों, कई बार तो लाखों साल से ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। और इतनी मिट्टियां जब समुद्र के इलाके में या समुद्र के किनारे वाले इलाके में डिपॉजिट हो जाती हैं, निक्षेपित हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जो प्लेट है वो तो एक दूसरे से घर्षण कर रहा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में। पृथ्वी के नीचे के जो विशाल प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के या तो नजदीक आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे के साथ घर्षण कर रहे हैं। इस क्रिया के कारण ऊपर जो समुद्री इलाका है वो कई बार इन प्लेटों के ऊपर नीचे होने के कारण समुद्र का स्तर भी कई बार क्या होता है, पानी का स्तर जो है पीछे चला जाता है। शेष नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो तलछटें हैं, जो अवसाद है, वो समुद्र के किनारे अब जल के बिना धीरे धीरे क्या होता है, या तो आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे या आपस में जुड़ेंगे और धीरे धीरे पर्यावरण में होने वाले बदलावों का सहयोग लेकर के वो कठोर होंगे और उससे जिस चट्टान का निर्माण होगा उसको हम लोग अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक समुद्र के किनारे वाले इलाके में भी होगा। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, टेथिस सागर में, टेथिस सागर में आज जहां हिमालय पर्वत श्रृंखला खड़ी है, पहले वहां टेथिस सागर हुआ करता था और उसी टेथिस सागर के तलछटों, अवसादों के सूख करके कठोर हो जाने से वहां जो प्लेट बना और जब नीचे से आपको पता है भारतीय प्लेट प्रवाहित होती हुई गई और उस यूरेशियाई प्लेट को टक्कर मारती है, तो फिर वो क्या होता है, यूरेशियाई प्लेट जिस पर कि वो अवसाद या तलछटे जमा थी वो मुड़ करके मुड़दार हिमालय पर्वत का निर्माण करती है। और आपको पता होगा हिमालय पर्वत जो है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अंत में है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, जिसको हम अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। देखिए, रूपांतरण या कायांतरण, चाहे वो चट्टान पृथ्वी के ऊपर आग्नेय किस्म की हो या अवसादी किस्म की हो, हमने बताया ना कि पृथ्वी के नीचे प्लेटों में हमेशा हलचल होता रहता है और ये जो
भूकंप और ज्वालामुखी की घटना देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल ही जो दक्षिणी अमेरिकी देश है वेनेजुएला, उसमें भारी भूकंप आया। सुनामी का भी अलर्ट कर दिया गया था। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। ये सब क्या है, विभिन्न प्लेटों के आपस में, है ना, टकराने, घर्षण करने, इन सब के कारण होता है। क्योंकि उन सब कारणों से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और उसी ऊर्जा के कारण आप देखिएगा भूकंप की तरंगें उभरती हैं। तो इन प्लेटों के ऊपर नीचे जाने के कारण कई बार ऐसा होता है कि चाहे वो आग्नेय चट्टानों का क्षेत्र हो या अवसादी चट्टानों का क्षेत्र हो, कई बार आप देखेंगे क्या होता है, प्लेटें जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। जैसे आप कहेंगे कैसे होता है सर ये? तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करें, मान लीजिए ये प्लेट है ना, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट ये भी है, ये दूसरा प्लेट है। अब हो सकता है कि भविष्य में ये दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक जा रही हूं। हालांकि ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ध्यान रखिएगा, एक समय आएगा कि जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी, और टकराएंगी तो बहुत सामान्य सी घटना नहीं होगी, बड़े पैमाने पर भूकंप या ज्वालामुखी अभिक्रिया होगी। लेकिन तब क्या होगा, इनमें जो अपेक्षाकृत हल्की प्लेट है ना, और ये अपेक्षाकृत क्या है, भारी प्लेट है। तो जब भी टकराव होगा आप देखिएगा कि भारी प्लेट जो है वो नीचे घुस जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएगी। तो हो सकता है कि ये जो परिघटना आप देख रहे हैं, है ना, ये जो परिघटना आप देख रहे हैं, है ना, इसमें हम इसी को उपयोग के लिए निकाल लें। देखिए थोड़ा बड़ा कर लें। अब हो सकता है कि ये चट्टान टकराए तो क्या होगा भाई, आप देखेंगे ऐसा हो सकता है कि ये चट्टान, ये भारी है ना, हमने क्या बताया, ये अपेक्षाकृत देखिएगा तो भारी प्लेट है, ये हल्की है। हमने क्या बताया, जब भी इनमें कॉलिजन होगा, टकराव होगा, भारी प्लेट नीचे धंस जाएगा और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएगी। तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया क्या हो सर, ये प्रक्रिया हो सकती है कि ये ऐसी हो जाए, ये प्रक्रिया ऐसी हो जाएगी, भारी प्लेट नीचे घुस गया और हल्की प्लेट ऊपर चलेगी। अब देखिएगा ये जो भारी प्लेट है, यहां पर हो सकता है कि आग्नेय चट्टान हो सकता है अवसादी चट्टान हो, वो तो इस प्लेट के नीचे समा गई। अब इस ऊंचे वाले प्लेट के ताप और दाब के कारण एक लंबे समय, सैकड़ों, हजारों, कई बार तो लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना, यहाँ के चट्टानों का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ की जो चट्टानें हैं उनका क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, या इसी को कहते हैं कायांतरण। काया मतलब शरीर, है ना, और उसमें अंतर आना। ध्यान रखिएगा, एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूं कि कई बार आप ऐसा कल्पना कीजिए कि आपके कॉलेज के लेवल पर फुटबॉल का मैच चलने वाला है और आप लोग बड़े उत्साह से फुटबॉल का मैच देखने के लिए गए, और देखिएगा दूसरे कॉलेज के खिलाड़ियों ने एक के बाद एक, है ना, 3 गोल मार दिया है आपके टीम पर। आपके खिलाड़ियों ने भी लगातार प्रयास किया और किसी तरह से, है ना, वो 2 गोल कर पाए हैं। लेकिन बस अब कुछ मिनट ही बाकी हैं खेल खत्म होने में, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन देखिएगा आपके कॉलेज के खिलाड़ियों में एक अच्छा तालमेल बनाया और उस तालमेल के कारण बिल्कुल अब बस
कुछ मिनट ही बाकी रह गए थे। आप कह सकते हैं कि 1 मिनट से भी कम का समय रह गया था और उसी समय क्या हुआ, आपके खिलाड़ियों ने एक बेहतर तालमेल से, है ना, विरोधी टीम पर एक गोल दाग दिया। ठीक है ना? अभी वो हताश, निराश थे ही और किसी तरह से उन्होंने किक किया। आपके खिलाड़ियों ने क्या किया, फिर से रिबाउंड करके एक गोल मार दिया। यानी देखते-देखते 1 मिनट के अंदर 2 गोल आप लोग कर दिए। तो पहले 2 गोल उन लोगों ने कर दिया, 3 गोल उन लोगों ने कर दिया था। किसी तरह से आप लोग 2 गोल कर पाए थे, लेकिन अभी भी 1 गोल बराबरी करने के लिए बाकी था। तो किसी तरह से आपके खिलाड़ियों ने 1 गोल तो कर दिया। थोड़े समय के अंदर ही दूसरा यानी चौथा गोल भी कर दिया। यानी आपकी टीम 4-3 से, विरोधी टीम ने आप पर 3 गोल दागे, आपने उन पे ऊपर 4 गोल दाग दिए। नेचुरली क्या है कि आपकी टीम विजयी रही और धड़कनें बढ़ी हुई थी, वो खुशी से चित्कार कर उठा। और जिस खिलाड़ी ने गोल दागा था उस खिलाड़ी को, है ना, वो गोल मारने के बाद इसको सेलिब्रेट करने के लिए नीचे बैठता है, तभी आपके टीम के सभी खिलाड़ी एक-एक करके उसके ऊपर क्या है, कूदने लगते हैं। और चूंकि अप्रत्याशित जीत हुई थी, तो खुशी का ठिकाना नहीं था। फलस्वरूप क्या है, कुछ सेकंड तक और आप लोगों ने उस खिलाड़ी को दबा के रखा। परिणाम क्या हुआ कि वो कहा, अरे यार भागो, हटो हटो, प्राण निकलने वाला। किसी तरीके से सब लोगों ने जब हटाया तो देखा कि भैया उसका तो रूपांतरण हो चुका था, उसका कायांतरण हो चुका था। पसीने से वो लथपथ था ही, पूरा चेहरा लाल हो गया था, बाल बिखर गए थे, कपड़े कुछ लोगों ने फाड़ दिए थे, पूरा का पूरा उसका कायांतरण यानी रूपांतरण हो गया था। याद रखिएगा इस प्रक्रिया के द्वारा कि जब भारी प्लेट अंदर घुसता है और हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है, तो इस इलाके के प्लेट लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे दबे रहने के कारण, अत्यधिक ताप और दाब के कारण उनका रूपांतरण हो जाता है। फलस्वरूप जिस चट्टान का निर्माण होगा उसको हम लोग कहते हैं क्या भाई, रूपांतरित चट्टान। आप कहेंगे सर ये तो पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है। हो सकता है कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के बाद फिर से भूसंचलनिक प्रक्रिया हुई और आप क्या देखेंगे भाई, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये चट्टान जो है, जो ऊपर चढ़ गया था, है ना, वो चलिए ये नीचे आ गया। यानी आप इसको ऐसे देख लीजिएगा कि ये चट्टान कहाँ आ गया भाई, फिर से नीचे आ गया। नेचुरली क्या होगा कि तब ऐसी परिस्थितियों में, है ना, जो चट्टान नीचे दबा हुआ था, है ना, जो चट्टान नीचे दबा हुआ था, वो भी अब पृथ्वी की सतह पर आ गया। तो ये चट्टान कैसी चट्टान कहलाएंगे भाई, ये, है ना, रूपांतरित चट्टान कहलाएंगे, रूपांतरित चट्टान। ठीक है ना? तो तीनों चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। और हमेशा की तरह मैं चीजों को समझा तो देता हूं, लेकिन इसके लिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसको क्या है, पहले से ही पीपीटी के रूप में आपके लिए ले आता हूं, ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो और अपना एक नोट्स बना लो। तो अब तक जितनी बातें हम लोगों ने आपसे किया है चर्चा, है ना, उस पर हम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे हमने आपको बताया कि ये आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अब निर्माण प्रक्रिया के आधार पर आप देखिएगा, जो आग्नेय चट्टान है ये भी 3 तरह का होता है। जिसको पहला को हम कहते हैं यांत्रिक आग्नेय चट्टान, यानी यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टान। दूसरा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टान। और तीसरा जैविक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टान। उसी प्रकार अवसादी चट्टानों के भी कई प्रकार होंगे और रूपांतरित यानी कायांतरित चट्टानों के भी कई प्रकार होंगे। इनको हम लोगों को बारी बारी से देख लेना होगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लें कि अब तक जो मैंने आपको बताया उसको व्यवस्थित रूप से मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए। बताया आपको यही कि चट्टान विभिन्न खनिजों का एक ठोस संग्रह है जो पृथ्वी के ऊपरी सतहों का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये पृथ्वी के ऊपरी सतहों का निर्माण करती है।
फिर क्या बताया कि चट्टान वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों, कौन कौन से तत्व भाई, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, है ना, इसके अलावा मैंने बताया था कि ऑक्साइड, सिलिकेट्स और कार्बोनेट हैं, ये आपस में मिल करके क्या करते हैं, खनिजों का निर्माण करते हैं, और इन्हीं खनिजों का समुच्चय या इन्हीं खनिजों का जो क्या संग्रह जो है वो क्या कहलाता है भाई, चट्टान कहलाता है। आप समझ, फिर मैंने आपको बताया कि बना क्या है, चट्टानों के निर्माण में जो प्रमुख तत्व है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने कितने प्रतिशत हैं, तो सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे, अगर तुलनात्मक रूप से देखिएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है 46%, इसके बाद सिलिकॉन है 27%, इसके बाद लाइन से देखिएगा कोई दहाई अक्षर में भी नहीं है, यानी उन सबका प्रतिशत जो है वो 7%, 5%, है ना, 4%, 3%, 2% के आसपास। तो ये जान लीजिएगा, कम से कम ऊपर के 4 जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। एक तो सिंपल पूछ देगा कि भाई चट्टानों के निर्माण में किस तत्व की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो आप खुद देख रहे होंगे, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 46%। दूसरा सिलिकॉन है 27%। तीसरा एल्यूमिनियम है 8.13%। आयरन है 5%। इसके बाद देखिएगा इन सब की मात्रा जो है बहुत कम है, कैल्शियम का 3.63, सोडियम का 2.83, पोटासियम का 2.59 और मैग्नीशियम का 2.09% है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला 4 जरूर याद रखिएगा, उससे प्रश्न आता है, ठीक है ना। और सीक्वेंस भी यही आप देख ही रहे होंगे, उसके आधार पर आपने क्रम भी तय कर लिया होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि बनावट के आधार पर या निर्माण के आधार पर चट्टानों को 3 प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन था, तो आप जानते ही हैं, आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक है, दूसरा अवसादी चट्टान, है ना, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, और तीसरा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब देखिएगा तीनों जो चट्टाने हैं उसमें आग्नेय चट्टान है, मैंने बताया था आग्नेय चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया को, कि भाई पृथ्वी के नीचे जो मेंटल प्रवार का क्षेत्र है, जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहां पर दरअसल चट्टाने पिघली हुई अवस्था में रहती। क्यों, तो मैंने बताया था, जो प्लेटों के बीच आपस में घर्षण होता है, जो प्लेट आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इन सभी क्रियाओं में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी तरंगों के माध्यम से भूकंपीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर उभरती है। इन्हीं कारणों से ज्वालामुखी उद्गार होता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने बताया था, सड़क के निर्माण में जो कोलतार होता है पिघली हुई अवस्था में, ठीक उसी अवस्था में आप देखेंगे कि नीचे से जो मैग्मा है वो पिघली अवस्था में धीरे धीरे क्या है, ऊपर उठने लगता है, और ऊपर उठ करके पृथ्वी के जो कमजोर परत है जहां पर सबसे, उसी को भेदते हुए बाहर आ जाता है। उस घटना को हम ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं, है ना। लेकिन मैंने बताया था कि सारा का सारा मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार यानी ज्वालामुखी के मुंह से यानी क्रेटर से बाहर नहीं आता। बहुत सारा जो मैग्मा है वो पृथ्वी के नीचे ही सूख करके जम जाता है, और तब इसको हम लोग कहते हैं क्या, अंतर्भेदी चट्टान। क्या बताया, ये पिघले हुए लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से नीचे ठंडा होता है तो यह धीरे धीरे जम जाता है और क्रिस्टल बनाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म का निर्माण करता है, और तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि पृथ्वी के अंदर है इसलिए क्या कहते हैं इसको भाई, हम लोग इसको कहते हैं अंतर्भेदी चट्टान, है ना, इंट्रूसिव रॉक। लेकिन जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब इसे लावा कहते हैं, ठीक है ना।
और पृथ्वी की सतह के बाहर जब मैग्मा आ गया, जिसको हम लावा कहते हैं, तो उसी लावा के सूख करके जमने से आपने देखा होगा, है ना, लावा निर्मित चट्टान का निर्माण होता है, जिसको हम बेसाल्ट चट्टान के नाम से जानते हैं। लावा निर्मित पठार का निर्माण होता है, लावा निर्मित पर्वतों और पहाड़ों का निर्माण होता है, ठीक है ना। लेकिन तब उसको क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है ना, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है, लेकिन आप देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जबकि बेसाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है ना। इसके बाद आपने देखा होगा अवसादी चट्टान, ये विभिन्न प्रकार के तलछटों यानी अवसादों, जैसे कि रेत, मिट्टी, चूना आदि के जमा होने, एक दूसरे से चिपकने और सख्त होने से बनती है। इन्हें हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं, चूंकि ये परत दर परत, है ना, इसका निर्माण होता है। एक परत आया, सूख कर जमा हुआ, कुछ समय के बाद दूसरी परत आई, वो भी सूखा, तीसरी परत आई, वो भी सूखा, इसलिए इसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, ये इसका अच्छा उदाहरण है किसका? अवसादी चट्टान का। और जैसे कि मैंने बताया आपको, तीसरा या चट्टान का जो तीसरा स्वरूप है वो क्या है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, है ना। पृथ्वी के नीचे अत्यधिक ताप और दबाव या रासायनिक क्रियाओं के कारण पहले से मौजूद आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानें अपना रूप बदलने लगती है। तो हमने बताया था नहीं, फुटबॉल खिलाड़ी वाला उदाहरण बताया। और फिर चट्टानों के टकराने से जो भारी प्लेट था वो नीचे गया। अब भारी प्लेट पर भी तो पहले से आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानें रही होंगी, लेकिन जब दो प्लेटों के टकराने के बाद ये भारी प्लेट नीचे चला गया, तो इस हल्के प्लेट के, है ना, दाब और ताप के कारण यहां जो पहले से चट्टानें थी अब उसका रूपांतरण हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे चूना पत्थर बहुत दिन तक अंदर रह गया तो संगमरमर बन जाएगा, है ना। ग्रेनाइट चट्टान बहुत दिन तक अंदर रह गया तो नीस बन जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान भी निर्माण प्रक्रिया के हिसाब से तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला आप ध्यान देंगे कि आग्नेय चट्टान जो है उसमें यांत्रिक प्रक्रिया के दौरान आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि पवन के द्वारा चट्टानों के अपर्दन करने से, ग्लेशियर के द्वारा चट्टानों के अपर्दन करने से, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, तो वो तो खैर इसमें दूसरे वाले में आ जाएगा। आप देखेंगे कि जल के द्वारा चट्टानों के अपर्दन करने से, है ना, जो चट्टानों की बारीक बारीक कण हैं वो नदियों के द्वारा बहा कर ले जाई जाती है किसी दूसरे स्थान पर, जहां उसको निक्षेपित डिपॉजिट किया जाता है, वहां वो एकत्र होकर के सूख करके जम जाता है और वो अवसादी चट्टान का निर्माण करता है। फिर मैंने बताया था आपको कि नदियों के द्वारा भी क्रिया होती है, अपने साथ बहा करके मिट्टी को ले जाती है और मुहाने पर छोड़ देती है। धीरे धीरे मुहाना ऊंचा होने लगता है और बाद में वो सूख करके कठोर हो जाता है और अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसको हम बाद में बताएंगे, है ना, पहले वो देख लीजिए एक बार, है ना, कि ये परतदार अवसादी चट्टानें, ये आप देखिएगा यांत्रिक चट्टान है, क्या बोलिएगा, यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चट्टान का निर्माण हुआ, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चट्टान का निर्माण हुआ और जैविक प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों का निर्माण, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान में तो आपने देख ही लिया, उसको थोड़ी देर में समझाते हैं। तो देखिएगा, यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसे बलुआ पत्थर बनता है, कंग्लोमरेट बनता है और लोएस बनता है। ये मैंने बताया था आपको कि यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जब चट्टानों के कण, बारीक बारीक कण जो हैं, वो अपने मूल स्थान से विस्थापित होकर के किसी नए स्थान पर चले जाते हैं और वहां संगठित होकर के जम करके सूख जाते हैं, तो क्या बन जाता है? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जब अवसादी चट्टान का निर्माण होता है तो उसको हम कहते हैं यांत्रिक क्रिया के द्वारा
बने हुए अवसादी चट्टान। दूसरा है रासायनिक क्रिया के द्वारा, कि जब विभिन्न तत्वों या अवयवों के मिलने के कारण या उनके बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब नए चट्टानों का निर्माण होता है, तो इसको हम कहते हैं क्या भाई? रासायनिक क्रिया के द्वारा बने हुए अवसादी चट्टान, जिसमें अच्छा उदाहरण है सेलखड़ी। सेलखड़ी क्या होता है? आप नए जमाने के बच्चे शायद नहीं जानते होंगे। अपने घर में पापा से पूछिएगा, दादाजी से पूछिएगा, या कोई बड़े भैया हैं तो उनसे पूछिएगा। पहले जब बच्चे स्लेट पर लिखते थे तो चौक से लिखते थे ना। चौक तो देखा ही होगा आपने, स्कूलों में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन चौक की तरह ज्यादा कठोर लेकिन पतली पेंसिल का इस्तेमाल होता था, जिस पर कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे। उसी को कहते हैं सिलखड़ी, है ना। हालांकि अभी सिलखड़ी की चट्टानें मिलती हैं, उसी को बारीक बारीक काट करके वो क्या है, बोर्ड पर लिखने वाला पेंसिल बनाया जाता था। तो देखिएगा वो सिलखड़ी है। इसके अलावा नमक की चट्टानें हैं। नमक की चट्टानों का मतलब ये जो सफेद नमक हम लोग खाते हैं, जिसको हम आयोडाइज नमक कहते हैं, ये नहीं, ये तो समुद्र के पानी से बनता है। दरअसल ये जो नमक की चट्टानें हैं जिसकी चर्चा हो रही है, वो आप जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपने घर में आप लोग, है ना, जिसको हम लोग आम बोल चाल की भाषा में कहते हैं सेंधा नमक, और लोग त्योहारों में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है कि जो आयोडाइज नमक है समुद्र के पानी से बनता है, और समुद्र में समुद्री जीव जंतुओं के, है ना, मरने के बाद जो उनके अवशेष बचते हैं वो भी तो उन नमकों में समाहित हो जाता है। इसलिए वो उसका सेवन पूजा के समय नहीं करते हैं, पूजा में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। दरअसल उसका नाम सेंधा नहीं है, वो सिंध का नमक है ना। पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, वहां पर देखिएगा नमक की चट्टानें हैं। जैसे हम लोग अपने देश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों को निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार सिंध प्रदेश में नमक की चट्टानों से हम लोग नमक निकालते हैं, और नमक की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देते हैं हम लोग उन इलाकों में। खास करके जब आप उत्तरी भारत में जाइएगा, उत्तर भी नहीं, उत्तर पश्चिमी भारत में, आप राजस्थान की तरफ जाइए, हरियाणा की तरफ जाइए, तो आपको देखिएगा, इसके अलावा गुजरात की तरफ जाइए तो आपको देखिएगा कि सड़क के किनारे बड़े बड़े चट्टान बेचते हुए मिलेंगे। आपको लगेगा ये क्या बेच रहे हैं? वो चट्टानी नमक है, ठीक है ना। तो वो भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित जो अवसादी चट्टान है। इसके अलावा फिर जैविक प्रक्रिया के द्वारा तो कोयला और पीट है। ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने बताया ना कि दो प्लेट आपस में टकराते हैं, तो मान लीजिए एक प्लेट के ऊपर विशाल विशाल वृक्ष और वनस्पतियां होंगी, और वो भारी प्लेट नीचे चला गया होगा, तो इससे वहां के जितने भी विशाल वृक्ष हैं वो भी नीचे चले गए। अब सैकड़ों हजारों साल के बाद जबरदस्त तापमान और दबाव के कारण उनका रूपांतरण हो गया, तो जो वृक्ष थे बड़े बड़े वो क्या बन गए भाई? कोयला बन गए। कोयले में भी अच्छी क्वालिटी का जो कोयला आता है वो पिट कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि परतदार जो अवसादी चट्टानें हैं वो निर्माण की प्रक्रिया के भिन्नता के आधार पर उसके भी अलग अलग स्वरूप है, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स। जैसे देखिएगा अवसादी चट्टानों में, है ना, सॉरी, ये आग्नेय चट्टानों में आप देखिएगा जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, लेकिन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टानों का निर्माण समुद्र के तलछटों में भी तो होता है। इसके अलावा अवसादी चट्टान का निर्माण पृथ्वी की सतह के ऊपर भी होता है। तो ऐसी प्रक्रिया के दौरान अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे भाई, कि चट्टान में जो ना जीवाश्म या खनिज तेल पाए जाएंगे, चूंकि यहां तो जीवाश्म मिलेगा। और यही कारण है कि समुद्री इलाके में ही आप देखिएगा कई बार खनिज तेल का उत्खनन होता है।
और इन्हीं अवसादी चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं। लेकिन इसके ठीक पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, कौन सा भाई? जो आग्नेय चट्टान है। हमने बताया था ना कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टान का भी भिन्न भिन्न स्वरूप है। तो इस आग्नेय चट्टान में देखिएगा जैविक अवशेष नहीं पाए जाते। याद रखिएगा, अवसादी चट्टान में जैविक अवशेष और जीवाश्म पाए जाएंगे, इसमें जैविक अवशेष या जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। किसमें? आग्नेय चट्टान में। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी के ऊपर की कोई चट्टान है भी, ध्यान से सुनिएगा, अगर अवसादी चट्टान है भी जिसमें कि जीवाश्म है, लेकिन अगर वो बहुत दिन तक पृथ्वी के गर्भ में समा जाए और ऊपर से दूसरी प्लेटों का ताप और दाब बढ़ता रहे, तो नीचे जो जीवाश्म है वो भी क्या होता है, अत्यधिक ताप के कारण क्या हो जाता है, उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि आग्नेय चट्टान में आप देखिएगा जैविक अवशेष नहीं पाया जाता, जबकि परतदार चट्टान में क्या देखें हम लोग, जैविक अवशेष और जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज तेल वहां पाए जाएंगे। ठीक है ना? अब जरा देख लीजिएगा कि आग्नेय चट्टान जो हमने बताया था ना कि दो तरह का होता है, कि जो मैग्मा हो, सारा का सारा मैग्मा जो है पृथ्वी के बाहर नहीं चला रहता है, मैग्मा का बड़ा हिस्सा पृथ्वी के नीचे ही सूख करके जम जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है और लावा के रूप में जब सूख करके जम जाता है, तब इसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। क्लियर है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के नीचे जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, यानी जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है, उसमें भी चट्टानों की अवस्था अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, हो सकता है इसके नीचे, हो सकता है कि इसके नीचे अगर आप देखें तो यहां पर आपको चट्टानों का अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन इसके नीचे भी ध्यान रखेंगे, इसके नीचे भी इसके नीचे भी चट्टानों की संरचना आपको देखने को मिलेंगी। इसको हम लोग कहते हैं पाताली चट्टाने। क्या कहते हैं भाई इसको हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे पाताली चट्टान। चूंकि पृथ्वी के बहुत नीचे है, इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में नहीं कहते हैं कि पाताल में है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? याद रखिएगा, इनको हम लोग कहते हैं पाताली चट्टान। जबकि इनको हम लोग कहते हैं माध्यमिक चट्टाने। ये दोनों किसके उदाहरण है भाई? याद रखिएगा, ये दोनों उदाहरण है ना, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। और ये जो माध्यमिक चट्टान है, हमने बताया कि यहीं पर क्या होता है कि पृथ्वी के जो नीचे की चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, अर्धद्रवित अवस्था में रहती हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा, यहीं से इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो इसको हम लोग कहते हैं बैथोलिथ। किसको? माध्यमिक चट्टानों।
बैथोलिथ, यानी पृथ्वी के नीचे गहराइयों में जब मैग्मा विशाल मात्रा में जमकर सूख जाता है और विशाल आकार कई कई किलोमीटर ये क्या है, लंबा चौड़ा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बैथोलिथ। और फिर ध्यान रखिएगा, ये बैथोलिथ का ही अलग अलग शेप है ना, अलग अलग शेप है। क्या शेप है भाई? तो देखिएगा यही बैथोलिथ है ना, इसका कुछ हिस्सा जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, है ना, और कई जगहों पर वो दो चट्टानों के बीच ऐसे सीधा जमा हो जाएगा, कई बार वो सीधा ऊपर चला जाएगा। फिर अगर बीच में कोई चट्टान मिल गया अवरोध, तो वो फिर अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगा और हो सकता है कि दो चट्टानों के बीच वो ऐसे समा करके इस तरह की संरचना बना लेगा। कई बार होता है कि वो ऐसे गया और इस तरह की संरचना बना ली। यानी यहां पर क्या है, आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर विशाल चट्टान होगा, है ना, यहां पर विशाल चट्टान होगा तो इस तरह की संरचना बना लिया। अब यहां ऐसा विशाल चट्टान होगा तो इस तरह की संरचना बना लिया, है ना। तो ये अलग अलग संरचना जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखिएगा, ये तो बैथोलिथ कहला लिया, ये क्या कहलाया भाई? ये कहलाता है सील। ये जो खड़ा जमा हो गया ये कहलाया डाइक, है ना। ये है फैकोलिथ, जो कहते हैं ना, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा मालूम है? पृथ्वी के नितल गहराइयों में विशाल मात्रा में जमे हुए मैग्मा कहलाते हैं बैथोलिथ। जब मैग्मा सूख कर, है ना, गहरे तस्तरी के आकार का रूप ले लेती है, तो गहरे तस्तरी का रूप ले लिया, देखिए, तो ये क्या कहलाया? तो ये कहलाएगा लोपोलिथ। क्या कहलाया? लोपोलिथ। और जब उल्टी हुई तस्तरी के आकार का हुआ तब ये क्या कहलाया भाई? फैकोलिथ। इसकी एक और संरचना होती है, आप देखेंगे कि ये कई बार इस तरह से चट्टान के ऊपर इस तरह से एकदम बिल्कुल गुंबदा आकार, है ना, सूख करके जम जाता है। और इन्हीं में से कुछ मैग्मा, है ना, इन्हीं में से कुछ मैग्मा जो है पृथ्वी की कमजोर परत को भेदते हुए, है ना, बाहर निकल आएगी। और वहां क्या होगा भाई? वहां पर, है ना, ज्वालामुखी अभिक्रिया होगी। और ये मैग्मा जो है, ये जो मैग्मा है, ये क्रमिक रूप से निकलता रहेगा और क्या होगा? ज्वालामुखी आकार को बढ़ाता रहेगा। अगर ये कम ऊंचाई पर मैंने कुछ निकल के सूख गया तो क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी पठार। और ये निरंतर निकलता गया और मैग्मा मैंने लावा जो है उसके दोनों किनारों पर जमा होता गया और काफी ऊंचा या ऊंची संरचना निर्माण हो गया, तो कहलाएगा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्या कहलाया भाई? जरा इसको भी लिख दें। ये कहलाता है लैकोलिथ। क्या कहलाएगा? लैको। तो बस इतनी ही संरचना है, आपको इसको ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ है, देखिएगा, बताया था ना कि आग्नेय चट्टान दो प्रकार की है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी भी दो प्रकार का है ना, पातालीय चट्टाने और माध्यमिक या मध्यवर्ती चट्टाने। जो पाताली चट्टाने हैं उसका अच्छा उदाहरण है क्या भाई? ग्रेनाइट और ग्रेबो। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मैग्मा पृथ्वी के नीचे ही सूख करके जमा हो जाता है उससे ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। लेकिन जो मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है और लावा बन जाता है ना, और उसके सूख करके चट्टान का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाता है भाई? वो क्या है? बेसाल्ट चट्टान कहलाएगा। देखिएगा, बेसाल्ट इसका बहिर्वेदी का उदाहरण है ना। अब मैंने बताया आपको बैथोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, सील और डाइक। एक और बता दिया था लैकोलिथ, है ना। ये सब के सब क्या है भाई? मध्यवर्ती चट्टाने हैं। और इसी को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा, है ना,
चित्र आपके समक्ष रखा है या रखना चाहूंगा ताकि उसको आप आराम से समझ सकें। देखिएगा, ये दिख रहा है ना कि ये पहाड़ है, नदियां बह रही हैं, लेकिन उसके नीचे आप खुद देखिएगा कि उसके नीचे विशाल मात्रा में क्या है, मैग्मा जमा हुआ है। और तब इस मैग्मा को क्या कहा जा रहा है भाई, आप स्वयं देख लीजिएगा। तब इस मैग्मा को कहा जा रहा है क्या, है ना, इस मैग्मा को कहा जा रहा है बैथोलिथ। ये सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख देता हूं। इसको कहा जा रहा है बैथोलिथ। चूंकि आप खुद देखिएगा बहुत विशाल संरचना में ये जमा है। फिर क्या है, ये तस्तरी के आकार का है, इस शेप का है। और कई बार देखिएगा इसका निर्माण इस शेप का ही होता है, तस्तरी की संरचना के जैसा है, गहरी तस्तरी के जैसा रखना है। तो क्या बन गया भाई, ये बन गया लोपोलिथ। ठीक है ना। अब उल्टी हुई तस्तरी की संरचना खुद देखिएगा, यहाँ ये उल्टी हुई तस्तरी की संरचना है। तो ये क्या हो गया भाई, ये बन गया हैकोलिथ। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, बताया था ना कि गुंबदा आकार, जब गुंबद के आकार का बन जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ये लैकोलिथ है। क्या है, लैकोलिथ। ठीक है ना। और फाइनली देखिएगा आप, ये लैकोलिथ है। और देखिएगा ये है डाइक, है ना, बताया था खड़ी हो तो डाइक, और अगर हॉरिजेंटली हो तो ये सिल है। तो इस तरह की संरचना का निर्माण होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इसी रूप में पूछा जाएगा। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं इस चीज को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पृथ्वी के गहराइयों में जब मैग्मा विशाल मात्रा में सूख करके जम जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैथोलिथ। याद रखिएगा, भारी भरकम है इसलिए बैठ गया, बैथोलिथ है। लेकिन जब यही मैग्मा ऊपर की तरफ जाने लगता है और सूख करके क्या है, वो तस्तरी नुमा संरचना बनाता है। देखिएगा ये कैसी संरचना बना रहा है भाई, तो ये तस्तरी नुमा संरचना बनाया ऐसा, है ना। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया लोपोलिथ। ऊपर आप देख रहे हैं उल्टी तस्तरी की संरचना बन रही है, उल्टी तस्तरी की संरचना बन रही है। तो ये क्या है भाई, ये है फैकोलिथ, है ना। फिर हमने क्या बताया कि गुंबदा आकार संरचना बना, ये देख लीजिए। तो ये क्या है, अगर इस तरह की संरचना बन रही है तो ये है, अंतर देखिए, ये लोपो है, ये लैको है, लैकोलिथ। ठीक है ना। और जब ये इस तरह से, है ना, लंबवत जमा हो जाए ऐसा, तो ये कहलाता है सिल। लेकिन जब ये क्षैतिज जमा हो जाए ऐसे, है ना, तो ये क्या कहलाता है भाई, क्या, मैंने उल्टा लिखा है, ठीक है ना, सिल ये होता है और ये हो जाता है डाइक। ये क्या है भाई, तो ये संरचना है किसमें, अंतर्वेदी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। ठीक है, चलिए अब जरा आगे चले हम लोग।
पढ़ लेते हैं रूपांतरित चट्टान। तो देखिएगा, रूपांतरित चट्टानों में आपने पढ़ा होगा कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब पृथ्वी की गहराइयों में समाये हुए चट्टानों के स्वरूप में और प्रकृति में अंतर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है कि ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन एवं रूपांतरण से इनका निर्माण होता है, ठीक है ना। अब अगर देखिएगा कि पृथ्वी के नीचे कौन कौन सी चट्टानें गई, या तो वो आग्नेय चट्टान होंगी या फिर अवसादी चट्टानें होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आग्नेय चट्टान नीचे गया है तो उससे क्या क्या बनेगा। अगर ग्रेनाइट चट्टान है ना, बहुत लंबे समय तक, ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट चट्टान बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे समाई रह जाए तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण उसका रूपांतरण हो जाता है, और हमने पहले भी बताया था ग्रेनाइट चट्टान बन जाता है क्या, नीस। ग्रेनाइट चट्टान क्या बन गया, तो आप देखिएगा ग्रेनाइट चट्टान नीस बन गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार अगर बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरण हो गया तो क्या बन जाता है, एम्फीबोलाइट, ठीक है ना। या फिर बेसाल्ट चट्टान का ही बनता है क्या, सिस्ट। तो याद रखिएगा, सिस्ट और एम्फीबोलाइट ये दोनों बेसाल्ट चट्टानों के रूपांतरण से बना हुआ रूपांतरित चट्टान है, और नीस जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ रूपांतरित चट्टान है। अब इधर आ जाइए, अवसादी चट्टान। अगर अवसादी किस्म की चट्टानें नीचे गई तो अवसादी चट्टानें तो बहुत प्रकार की थी, ठीक है ना। जैसे हमने बताया था ना कि नीचे चला गया कोयला, अगर कोयला अगर बहुत दिन तक रह जाए तो क्या बन जाएगा, आप में से बहुत लोग जानते ही। उसी प्रकार चूना पत्थर अगर बहुत दिन तक पृथ्वी के नीचे समाहित हो जाए तो क्या बन जाएगा, संगमरमर, मार्बल, जिसका उपयोग हम लोग घरेलू उपयोग में, घर बनाने में, मकान या भवन निर्माण में करते हैं ना। तो उसी प्रकार आप देखिएगा कि अवसादी चट्टानों में अगर चूना पत्थर बहुत दिन तक अंदर रह जाए तो क्या बन जाएगा भाई, है ना, संगमरमर। उसी प्रकार अगर बलुआ पत्थर बहुत दिनों तक पृथ्वी के नीचे रह जाए तो क्वार्टजाइट, है ना, पत्थर बन जाएगा। आप देखिएगा क्वार्टजाइट पत्थर बड़ा महंगा बिकता है। इसके अलावा कॉन्ग्लोमोरेट भी अगर नीचे रहा, कॉन्ग्लोमोरेट किसको कहते हैं, जो आपने कई जगहों पर देखा होगा जहां लाल मिट्टियां पाई जाती है, वहां बड़े बड़े, है ना, लाल मिट्टी क्या है, गोल गोल कंकड़ होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कई लोग मोरम कहते हैं, कई लोग बजरी कहते हैं। तो वो अगर पृथ्वी के नीचे समाहित रह जाए तो वो भी क्या बन जाएगा, क्वार्टजाइट। उसी प्रकार देखिएगा कि चौक और डोलोमाइट ये भी अगर पृथ्वी के नीचे समाहित हो जाए तो क्या बन जाएगा भाई, संगमरमर बन जाएगा। उसी प्रकार जैसा कि बिटुमिनस कोयला है, अगर ये पृथ्वी के नीचे लंबे समय तक समाहित रहे तो ये क्या बन जाता है सर, यही हीरा बन जाता है। और बाद में और अधिक दिन तक ये नीचे रहे तो वो फिर वो ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपने देखा कि चट्टानों का निर्माण कैसे कैसे होता है, उनकी संरचना कैसी है, उनका प्रकार कौन कौन सा है। अब ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी चीज है इसी के अंतर्गत, उसको भी समझ लेना जरूरी है, वो है रॉक साइकिल। चट्टान क्या है, चक्र। तो चट्टान चक्र है क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा कि चट्टान चाहे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि चट्टान चाहे अवसादी हो, चाहे चट्टान आग्नेय प्रकृति की हो, यानी इग्नियस, चाहे वो चट्टाने हो रूपांतरित किस्म की। आप देखिएगा, बदलते समय के साथ साथ सभी चट्टाने एक दूसरे के या एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं। जैसे आप देखिएगा, अवसादी चट्टान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कोयला बन जाता है क्या भाई, हीरा और ग्रेफाइट। तो अवसादी चट्टान अगर
किसी कारणवश धरातल के नीचे समाहित हो गई तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या बन जाता है, वो रूपांतरित चट्टानें बन जाएंगी। फिर ये रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के नीचे रही और अत्यधिक ताप और दाब के कारण उसका जो प्रगलन हो गया, यानी वो मेल्टिंग स्टेज में आ गया, तो वो आग्नेय चट्टान हो जाए। यही आग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी अभिक्रिया के द्वारा पृथ्वी के बाहर आ जाए और फिर उन ज्वालामुखीय चट्टानों का, बेसाल्ट चट्टानों का घर्षण हो और उनके अवशेष जल के द्वारा बहा कर लाए जाए, चाहे नदियों में या समुद्र के तलछटों में या किसी तीसरे इलाके में, तो उससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान भी नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, प्रगलन प्रक्रिया के द्वारा वो आग्नेय चट्टान बन जाएगा। आग्नेय चट्टान भी क्या है, लंबे, अभी आपने देखा ही कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये दो आग्नेय चट्टानों के अच्छे उदाहरण हैं। ये रूपांतरित हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ग्रेनाइट बन जाएगा नीस और बेसाल्ट बन जाएगा ग्रेवल। तो सभी चट्टानें एक दूसरे, है ना, चट्टानों में परिवर्तित होती रहती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल, यानी चट्टान चक्र। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, आपके समक्ष एक ये बना दिया है ना, चट्टान चक्र, रॉक साइकिल। ऊपर अवसादी चट्टान, इधर आग्नेय चट्टान, इधर रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। आप देखिएगा कि एरो, आप इसको अच्छे से समझिएगा और मेरा निवेदन है कि घर में अपने से कम इसको जरूर बना लीजिएगा। अपने से अपनी कॉपी में 2-3 रंग के, है ना, बॉल पेन से लेकर के, या अगर आपके पास स्केच पेन हो तो और अच्छा, उससे बना लीजिएगा। देखिएगा इसमें बनाते समय एरो मार्क, यानी जो तीर का निशान है, उस पर ध्यान रखिएगा। पहले क्या दिखलाया गया, ऊपर अवसादी चट्टान, इधर आग्नेय और इधर कायांतरित चट्टान। देखिएगा हरे रंग का जो ये हरे रंग की जो ये क्या है लाइन है, उसमें एरो नीचे की ओर है, यानी अवसादी चट्टान जो है वो नीचे दफन होकर ताप और दबाव के कारण क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान, है ना। फिर देखिएगा हरा रंग इधर भी गया हुआ है, यही आग्नेय चट्टान, है ना, इसका जो क्या होगा, अगर पृथ्वी के नीचे है तो इसका रवाकरण हो जाएगा, इसलिए लिखा हुआ पुनर्रवाकरण, यानी फिर से इसका रवाकरण हो जाएगा और ये कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखिएगा हरे रंग को कि कायांतरित चट्टान जो है वो भी अगर पृथ्वी के ऊपर आए तो क्या होगा, वर्षा के जल के द्वारा या पवनों के द्वारा उसका घर्षण होगा या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, जिससे वो चट्टानें चटक चटक के टूटेंगी और उनके जो एक तरह से कहिएगा बारीक जो कण है ना, वो बहा करके ले जाए जाएंगी वर्षा के जल या नदियों के द्वारा, तो उससे क्या होगा, अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। अब लाल रंग वाले रेखा पर ध्यान रखिएगा कि अवसादी चट्टान है तो ये भी दफन होगी नीचे, ताप और दाब के कारण तो क्या बन जाएगी, कायांतरित चट्टान। और फिर कायांतरित चट्टान जो है ये गल जाएगा, तो इसलिए लिखा हुआ है संगलन, क्योंकि क्या है, आग्नेय चट्टान का जहां निर्माण होता है वहां तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो संगलन प्रक्रिया के दौरान किसमें परिवर्तित हो जाएगी, आग्नेय चट्टान में। और फिर देखिएगा लाल वाली रेखा ऊपर जा रही है कि उत्थान, अपक्षय और अपर्दन के द्वारा, यानी उत्थान होगा और उसमें अपक्षय और अपर्दन होगा। जो मैंने बताया आपको कि अगर ये चट्टानें चाहे कायांतरित हो चाहे चट्टान आग्नेय हो, अगर धरातल पर हो और उसका पवन, है ना, या फिर वर्षा के जल, नदियों के जल या फिर वर्षा जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अगर उसका अपक्षयन होता है, अपर्दन होता है, तो उसकी कणें जो हैं वो जाकर के, है ना, नदियों के द्वारा या जल वाहिनियों के द्वारा बहा कर ले जाई जाएंगी और जहां निक्षेपित किया जाएगा, जहां जमा होगा, वहां सूख करके वो जम जाएगा और तब क्या बन जाएगा, अवसादी चट्टान। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ समय के, है ना, अगर अवसादी चट्टान है तो कुछ समय के बाद वो या तो कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो सकता है या फिर वो आग्नेय चट्टान में। उसी प्रकार आग्नेय चट्टान है तो या तो वो अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो सकता है या कायांतरित चट्टान में, और अगर कायांतरित चट्टान है तो या तो आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो सकता है या फिर
अवसादी चट्टान। तो यही कहलाता है क्या भाई, रॉक साइकिल। लेकिन इस रॉक साइकिल में भी याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम रॉक कौन है, मैंने पहले बताया है कि वो है आग्नेय चट्टान। ठीक है ना। एक फैक्ट है, मैंने लिखा तो है, उसको बताना भूला है, वो आप देख लीजिए जरूर। हाँ, जैसे बताया था ना, यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा बलुआ पत्थर और कंग्लोमरेट और लोहे का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे क्या है, पवन के द्वारा, या आप देखिएगा वर्षा के जल के द्वारा या नदियों के जल के द्वारा जब अपर्दन होता है, अपक्षयन होता है, तो यांत्रिक प्रक्रिया के परतदार चट्टान या अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार जब हिमानी, हिमानी मतलब ग्लेशियर जब पिघलते हुए आते हैं और वो किसी स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं, है ना, तो उससे भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है क्या भाई, याद रखिएगा, टिलाइट। क्या नाम है उसको, टिलाइट कहते हैं। हो सकता है अलग से ही क्वेश्चन पूछ दे कि टिलाइट किसको कहते हैं, तो हिमानी निक्षेपण से बनी अवसादी चट्टान। किसे भाई, हिमानी निक्षेपण से बनी अवसादी चट्टानों को टिलाइट कहते हैं। और दो फैक्ट याद रखना है क्या भाई, तो जो परतदार या अवसादी चट्टान है, इसमें जीवाश्म, है ना, और आप देखिएगा खनिज तेल पाए जाते हैं। लेकिन मैंने बताया था क्या कि आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक में क्या मिलेगा आपको, ये जीवाश्म, या आप देखेंगे कि जो जीवाश्मी अवशेष हैं उनका अस्तित्व आपको नहीं मिलेगा। मैंने बताया था कि अगर कोई परतदार चट्टान या कायांतरित चट्टान जिसमें जीवाश्म के अवशेष हैं भी, तो वो प्रगलन प्रक्रिया के द्वारा जब आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा तो वो जीवाश्म बिल्कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो किस चट्टान में जीवाश्म होते हैं और किस में जीवाश्म नहीं होते हैं, इनको भी आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये था कंप्लीट क्या है, चट्टान का टॉपिक। आप देखिएगा जब भी पढ़िएगा तो इसी के अंदर से सारे फैक्ट्स आपको पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।